वेलकम टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है रीड बनना बोर्ड सीरीज चल रही है, उसमें आज का जो हमारे सेशन में साइकोलॉजी और सूचना तकनीकी के प्रश्न आज हम पूरे डिटेल से देखने वाले हैं। इससे पहले आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज यह है कि आप एक बार गूगल पर जाकर विस्तृति.com सर्च कीजिए। वहां पर ये सारे टेस्ट लाइव कर दिए गए हैं जो आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो एक बार जाकर वहां पर टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर जानिए। सबसे पहले हमारा सबसे पहला सवाल है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया। सबसे पहले इस क्वेश्चन से बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गेस्टाल्ट। एक शब्द है गेस्टाल्ट, जहाँ जो कि यहाँ बहुत गेस्टाल्टवाद, और इसी को कभी कभी कह दिया जाता है पूर्णाकार। एक शब्द और आता है समग्रता। ये तीनों नाम किसके हैं? तो ये गेस्टाल्टवाद के नाम है। और गेस्टाल्टवाद की स्थापना या फिर इसका जो वैज्ञानिक कौन कौन माने जाते हैं, एक नाम आता है वर्दीमर, दूसरा आता है कोलका और तीसरा नाम आता है हमारा कोहलर। यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया, तो सिद्धांत दिया कोहलर ने। और गेस्टाल्टवादी कौन कौन है? तो वर्दीमर और कोल्फा और कोहलर, ये तीनों वैज्ञानिक माने जाते हैं। इसके बाद हम देखें कि जो गेस्टाल्टवाद की शिक्षा में क्या योगदान है। आपने देखा होगा हमारी एक इकाई योजना है, दूसरी पाठ योजना, एक है हमारा पाठ्यक्रम। गेस्टाल्टवाद की ही देन है कि इकाई योजना, पाठ योजना और पाठ्यक्रम का निर्माण। आप इन तीनों के जो जन्मदाता माने जाते हैं, इकाई योजना का कौन माना जाता है, पाठ योजना का कौन माना जाता है, उसे आप कमेंट में लिखें। साथ ही हम बात करें यहाँ पर एक शिक्षण सूत्र काम करता है गेस्टाल्टवाद का, वो कौन सा है? तो स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म। तो यह शिक्षण सूत्र किसकी देन है? तो गेस्टाल्टवाद की। और इसी के कारण इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत भी कह दिया जाता है। सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत देख लिया हमने कि गेस्टाल्टवाद पुंडाकार समग्रताकार कहा जाता है। इनके वैज्ञानिक कौन है? वर्दीमर, कोल्फा और कोहलर। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो सुल्तान नामक एक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। और इनका मानना क्या था कि बालक न तो उद्दीपक से सीखता है, न ही किससे सीखता है? अभ्यास से। बालक अचानक अपने अंतर्दृष्टि यानी सूझ के द्वारा सीखने का कार्य करता है। इसीलिए इकाई योजना, पाठ योजना और पाठ्यक्रम, इनका जो निर्माण है एक सूझ के द्वारा ही बनाया जाता है कि किस प्रकार की इकाई योजना का निर्माण करना है, पाठ योजना किस प्रकार की होनी चाहिए। ये सारे से इसी सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर साथ में बात कर ले बांडुरा, तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो सामाजिक संज्ञानता का सिद्धांत किसने दिया है? तो सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया है बांडुरा साहब ने। और इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है। आप इंग्लिश नाम जरूर याद रखें सभी सिद्धांत के, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे नाम है लेकिन इंग्लिश में एक या दो नाम हो सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। और इसमें तो सिर्फ आपको बांडुरा के जो 4 पिछली बार रीट में जो पूछे गए थे इनका क्रम पूछा गया। जो पेपर अभी रद्द हो गया है रीट का, उस पेपर में प्रश्न ये आया था कि उसमें यह प्रश्न आया था कि सामाजिक संज्ञानता के सिद्धांत में क्रम बताइए। तो इसमें जो क्रम था सीखने का, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है अवधान, फिर दूसरा आ जाएगा धारण करना, तीसरा होगा पुनरुत्पादन, और चौथा हो गया हमारा प्रेरणा। और यदि अपन इसको इंग्लिश में याद रखें, अवधान, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और लास्ट हो जाएगा मोटिवेशन पे, यानी कि ARRM। ये शॉर्टेड हो गए। मॉडलिंग थ्योरी का जो क्रम है पूछ लिया जाता है, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है तो पूछ सकते हैं इस बार भी। और एक नाम है यहाँ पर गुथरी। गुथरी ने कौन सा नियम दिया है? तो प्रयासीय सीखना। ये किसने कहा है? गुथरी ने। तो यहाँ पर हम एक बार वापस देख लेते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना किसने दिया है? तो गेस्टाल्टवादी, जो कौन माने जाते हैं? वर्दीमर, कोल्फा और कोहलर। सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलर ने दिया है। और गेस्टाल्टवादी की संप्रदाय पे कौन कौन से वैज्ञानिक है? तो वर्दीमर, कोल्फा हो गया और कोहलर हो गया। इकाई योजना किसकी देन है? पाठ योजना किसकी देन है? पाठ्यक्रम किसकी योजना है देन है? तो अपन को ध्यान में रखना है गेस्टाल्टवादियों की देन है। इससे जो शिक्षण सूत्र बाहर निकल के आता है वो कौन सा है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसी कारण इसे सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत भी कहते हैं। और बांडुरा ने कौन सा दिया? सामाजिक संज्ञानता का सिद्धांत दिया। इसे मॉडलिंग थ्योरी भी कहते थे।
इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका जो क्रम पूछा जाता है, सबसे पहले किसी चीज को अवधान करेंगे यानी कि देखेंगे, फिर धारण करेंगे उसको, फिर पुनरुत्पादन करेंगे और मोटिवेशन मिलेगा। ARRM यानी अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किससे संबंध होता है? ये भावनात्मक रूप से संबंधित होता है, भावनात्मक रूप से। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। दृष्टि और श्रवण में समस्या, सामाजिक संपर्क में समस्या, भावनात्मक रूप से आप किसी से संपर्क बनाने में हम क्या रहेंगे, असमर्थ रहेंगे, तो ये इसकी विशेषता है। शाब्दिक अशाब्दिक संचार में समस्या यानी कि अपन किसी चीज को बोल एकदम अटक जाना है, बोल जाना है कुछ भी, तो भावनात्मक रूप में ये भी संभव है। दोहरा वाला व्यवहार, यदि हम किसी चीज को बार बार रिपीट भी करते हैं, क्योंकि भावनात्मक रूप से ये संबंधित होता है। लेकिन दृष्टि और श्रवण समस्या ये किससे संबंधित नहीं है, ये हमारे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम यानी भावनात्मक रूप से संबंध नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व, वैश्वीकरण या विश्व बंधुता। तो जो समावेशी शिक्षा है, इसमें क्या कहते हैं, एक सामान्य बालक भी नहीं पिछड़ना चाहिए और किसी विशेष बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक, वो भी पिछड़ने नहीं चाहिए। इन दोनों के जो समावेशी शिक्षा यानी कि बालक, इनके कारण ये बालक भी पिछड़े ना और इनके कारण ये बालक भी पिछड़े ना, इसके लिए एक सामूहिक शिक्षा का सिद्धांत अपनाया जाता है, उसे कहता है समावेशी शिक्षा। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? समता और समान अवसर, यानी इस बालक को भी उतने ही अवसर मिले जितने इन बालक को मिले हैं, और सभी को समान अवसर और समता को लेकर शिक्षा को आगे बढ़ाना ही क्या कहलाएगी है, समावेशी शिक्षा। और इसका जो सिद्धांत है समता और समान अवसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? प्रश्न हल्का सा घुमा दिया है, डायरेक्टली प्रश्न नहीं पूछा है, तो आपको तो सिर्फ सूत्र क्या है बुद्धि परीक्षण में बुद्धि लब्धि का, सूत्र हमारा क्या है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। गणित वालों के लिए यह प्रश्न आसान होगा क्योंकि उनके लिए ये मैथ से संबंधित है, लेकिन सभी के लिए आसान हो सकता है यदि हल्का सा हम समझे। इसमें जो दे रखा है, अंक कितने दे रखे हैं, 75, यानी कि बुद्धि लब्धि हमें दे रखी है 75। मानसिक आयु पूछी गई है, तो इसकी जगह आप एज इट इज मानसिक आयु लिखते हैं। और वास्तविक आयु कितने साल का बच्चा है, 16 वर्षीय बच्चा है, तो ये हो गया 16 इंटू 100। अब जो चीजें ज्ञात करनी है उसको इधर रहने दो, ऊपर से ये इधर नीचे आएगा तो 75, नीचे जाएगा 100 और ये 16 ऊपर जाएगा इंटू 100। इसको हम सोल्व करेंगे, 5 के बारे से हम काटते हैं, और काटते हैं 4 के पाड़े से 16 और 4 पंजे 20, यानी 5 दिया 15, यानी कि 12 वर्ष हमारी क्या आ जाएगी, उसकी मानसिक आयु आ जाएगी। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, 12 वर्ष। एक बार फिर से देख ले क्या दे रखा है यहाँ पर, 75 अंक, यानी कि बुद्धि लब्धि हमें दे रखी है 75 है, आपको ज्ञात करनी है मानसिक आयु, यानी मानसिक आयु ये इधर रह गई, और वास्तविक आयु। इसका आप डायरेक्टली फॉर्मूला, अगर आप मैथ्स के नहीं है तो डायरेक्ट याद रखो, आप मानसिक आयु निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसमें जो बुद्धि लब्धि दे रखी है, बुद्धि लब्धि इंटू उसकी वास्तविक आयु बटा 100, नहीं हो तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले में रख कर, यदि वास्तविक पूछा जाए तो वास्तविक यहाँ लिख देना, वो उधर चली जाएगी। एक छोटा बालक जिसे उसके एक साथी ने पीटा है, घर लौटने पर उसके छोटे भाई को लात लगाता है, यह बालक जो रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है कहलाती है। तो ये जो प्रश्न है वह किससे संबंधित आया है, हमारा समायोजन से संबंधित है। एक प्रश्न जरूर निश्चित तौर पर आपके समायोजन से आने वाला है, तो समायोजन को भी आप एक बार डिटेल से देख लें। पहले बात करें यहाँ पर सारे ये जो शब्द दे रखे, प्रतिस्थापन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण और युक्तिकरण। सबसे पहला है हमारा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या है, यानी अपनी भावनाओं को जिसके सामने प्रकट करना है उसके सामने प्रकट न कर हम किसी अपन से नीचे, यानी कि जहां पर अपना बल चल रहा है वहां पर हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे एक छोटा बालक है, उसके साथी ने पीटा, यानी उस साथी को वो पीट नहीं सकता, तो क्या कर रहा है, घर लौटने पर उसके छोटे भाई को, यानी कि उससे छोटा है, यानी कि वो उसको मार सकता है या पीट सकता है, तो उस भाई पर क्या करता है, लात लगाता है। तो वह क्या कर रहा है, अपनी भावना को यहाँ पर प्रकट न कर अपने छोटे भाई, यानी कि उससे जो निर्बल है उसके ऊपर क्या कर रहा है, प्रयोग, लात मारकर या फिर मारकर उसको क्या कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, समायोजित करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ये कहलाता है प्रतिस्थापन। इसी का एक उदाहरण है
बॉस द्वारा डांटने पर अपने घर जाकर अपने बच्चों या पत्नी पर चिल्लाना हो गया, यानी कि अपना गुस्सा बॉस के सामने प्रकट न करके वह कर रहा है किसी और जगह। जैसे बच्चों को डांटने पर बगीचे में जाकर वो फूल पत्ती को नुकसान पहुंचा रहा है, फूल पत्ती तोड़ रहा है, यह भी क्या है, प्रतिस्थापन। अब बात करें हम प्रतिगमन। प्रतिगमन क्या है, अपने पुराने जो व्यवहार में उसमें लौटना। जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बच्चे होते हैं वो घुटनों के बल चलने लग जाते हैं, किसी बड़े व्यक्ति का फूट फूट कर रोना, यह भी प्रतिगमन का उदाहरण। अब बात करें हम प्रक्षेपण। प्रक्षेपण क्या है, आरोप करना। क्या करना है, आरोप लगाना। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये किसका उदाहरण माना जाता है, प्रक्षेपण का। किसी में दोष निकालना क्या कहलाता है, प्रक्षेपण करना, आरोप लगाना है। फिर बात करें हम युक्तिकरण। युक्तिकरण यानी अपनी जो असफलता है उसका इतना व्यवस्थित रूप में प्रकट करना। जैसे कि किसी में युक्तिकरण हो गया, इसका एक नाम और आता है औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन। और एक होता है तार्किकरण, यानी अपनी असफलता का तर्क सहित ऐसा उत्तर देना कि सामने वालों को लग जाए हाँ ये इसमें कोई गलती नहीं थी, गलती सिस्टम में थी। तार्किकरण, जैसे अंगूर खट्टे हैं, इसका उदाहरण हो जाएगा ये युक्तिकरण का हो जाएगा। एक होता है समायोजन, जो हम यहाँ पे एक बार चीज और देख लेते हैं जिससे भी निश्चित तौर पर प्रश्न आने की संभावना रहती है। समायोजन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है, तो 4 प्रकार का डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। निम्न में से समायोजन का कौन सा प्रकार प्रत्यक्ष का नहीं है, तो आपको इन चारों को याद कर लो। प्रत्यक्ष वाला कौन कौन सा है, तो अप्रत्यक्ष बाकी बचे जो 4 हो जाएंगे। सबसे पहला होता है लक्ष्य, बाधा दूर करना। क्या होता है, बाधा दूर करना। यानी आप समायोजन किस प्रकार कर रहे हो, आपके सामने जो समस्या आ रही है, डायरेक्टली फैक्ट यानी कि आप किसी समस्या आ रही है उस बाधा को दूर कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो यानी प्रत्यक्ष कर रहे हो, वो हो गया समायोजन, सबसे पहला प्रत्यक्ष। फिर बनता है मार्ग परिवर्तन। मार्ग परिवर्तन, यदि आप रीट की 2-3 बार तैयारी की है फिर भी अगर तैयारी नहीं हो रही तो आप निश्चित तौर पर अपना रास्ता बदलेंगे, यानी कि कहीं पर कोचिंग करेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, यानी अपने मार्ग में ही परिवर्तन करेंगे, वो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष समायोजन। तीसरा आता है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन यानी कि आपको रीट क्लियर नहीं हो रही है तो अपने लक्ष्य में बदलाव कर दिया, आपने पटवारी चुन लिया, सचिव चुन लिया, किसी और चीज में अपने लक्ष्य को बदल दिया, यानी कि आपने डायरेक्टली ही समायोजन किया है। और एक लास्ट में आता है निर्णय लेना। निर्णय लेना या फिर एक शब्द इसके लिए और आता है विश्लेषण करना। ये 4 आप याद रखिए, जिससे क्या हो जाएगा, जो प्रत्यक्ष समायोजन है वो कौन से हैं, अप्रत्यक्ष कौन से हैं, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। डायरेक्टली प्रश्न आया था निम्न में से प्रत्यक्ष उदाहरण है समायोजन का, तो आपको ये 4 याद रखने, बाधा दूर करनी है, मार्ग परिवर्तन करना है, लक्ष्यों को प्रतिस्थापन करना है, निर्णय और विश्लेषण करना है। और इसको हमने नहीं समझाता, समझते हैं। निर्णय या विश्लेषण करना यानी कि आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें आप विश्लेषण करोगे कि हाँ कहाँ पर समस्या आ रही है, उसको दूर कर आप अपने आप को समायोजित करोगे। यानी प्रत्यक्ष में कौन से हो गए हमारे, बाधा दूर करना, मार्ग परिवर्तन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, निर्णय। और अप्रत्यक्ष में क्या हो जाएंगे हमारे, ये प्रतिस्थापन हो गया, प्रतिगमन हो गया, प्रक्षेपण हो गया, युक्तिकरण हो गया, बहुत सारे हैं इसमें, विस्थापन हो गया। ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, अप्रत्यक्ष समायोजन की हो जाएगी। इसको पूरे डिटेल से देखना हो तो साइकोलॉजी की पूरी क्लास डाल रखी है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अब ये समायोजन नहीं कर पाने का कारण है। समायोजन नहीं कर पाने का कारण क्या क्या है, ऑप्शन है द्वंद्व, तनाव, कुंठा या उपरोक्त सभी। तो समायोजन नहीं कर, कभी हम क्या है, द्वंद्व की अवस्था हो जाती है, तनाव की स्थिति, कुंठा हो जाती है। तो तीनों के कारण हम समायोजन नहीं कर पाते। प्रत्येक व्यक्ति को हर क्षण प्रत्येक दिन समायोजन करना ही है किसी न प्रकार। यदि वह समायोजित नहीं करेगा तो वह कुसमायोजित हो जाएगा और अपने मार्ग से भटक जाएगा। तो समायोजन तो आपको करना ही है किसी भी प्रकार। प्रत्यक्ष करो तो सबसे अच्छा है, ना करो तो अप्रत्यक्ष तो आपको करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। सबसे पहला, जीवन का सबसे कठिन काल, समायोजन का भाव, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था, समूह और दल की आयु। जो किशोरावस्था है उसमें समूह और दल टोली की आयु नहीं है, क्योंकि यह जो है ये बाल्यावस्था की विशेषता है, बाल्यावस्था की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का जनक कौन माने जाते हैं। तो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है हमारे, सिगमंड फ्राइड। इन्होंने कौन कौन सी अवस्थाएं दी थी
उनको आप कमेंट में करके मेरे को लिख कर जरूर बताएं, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पूरा डिटेल से देखेंगे। एक प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह किसने कहा है? स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल और वॉटसन। ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा। एक परिभाषा निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में आएगी। नेक्स्ट है, पावलो के अनुसार अनुबंधित उद्दीपक क्या है? अब यहाँ पर हम ये 4 टर्म है उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आती है जो पावलो का नियम है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले पावलो ने क्या किया था? घंटी बजाई, फिर क्या ही भोजन दिया, और भोजन को देखकर क्या आती है? लार आई। ये 3 क्रियाएं उसमें हुई थी। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखें, घंटी, एक होता है भोजन। घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी घंटी को देखकर लार आती है क्या? नहीं आती। तो क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। और भोजन क्या है? स्वाभाविक, यानी भोजन को देखकर निश्चित तौर पर लार आती है, स्वाभाविक उद्दीपक। अब मेरे को यहाँ पर एक शब्द आता है अनुबंधित, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भोजन है, उसके प्रति अनुबंधन स्थापित थोड़ी करना है हमें। अनुबंधन किसके प्रति स्थापित करना है? घंटी के प्रति। तो ये क्या हो जाएगा? इसके प्रति अनुबंधित स्थापित करना है, तो अनुबंधित उद्दीपक। और भोजन के प्रति अनुबंधन थोड़ी स्थापित करना है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? अनानुबंधित। यहाँ पर ही कंफ्यूज होते हैं, इस चीज को ऐसे समझे, अनुबंधित, अनानुबंधित उद्दीपक। घंटी के प्रति जो हमें अनुबंधन स्थापित करना है, इसलिए क्या कहला जाएगा? घंटी क्या कहलाएगी? अनुबंधित उद्दीपक। और भोजन के प्रति हमें अनुबंधन थोड़ी स्थापित करना है, हमें भोजन के प्रति ऑटोमेटिकली लार आ जाती है, तो क्या कहलाती है? अनानुबंधित उद्दीपक। या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हमारे? CS। CS। और भोजन क्या हो जाएगा? UCS। अब देखो यहाँ पर यदि घंटी के प्रति लार आती है तो वह क्या कहलाएगी हमारी? CR, यानी घंटी के प्रति या लार आई है उसे क्या कहेंगे? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया। और यदि भोजन के प्रति यदि लार आई है तो उसे क्या कर लेंगे? अनानुबंधित, अनानुबंधित अनुक्रिया। और इंग्लिश में क्या कह देंगे इसको? UCR। और इसको क्या कह देंगे? CR। तो यहाँ पर जो क्लियर हो जाता है भोजन क्या है। अब यहाँ पर आप देख के बताइए, भोजन हमारा क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक, यानी UCS। अनानुबंधित उद्दीपक भोजन है, UCS। और घंटी क्या है? CS, यानी अनुबंधित उद्दीपक। इसके प्रति हमें क्या करना है? अनुबंधित स्थापित करना है। और भोजन को देखकर यदि लार आ रही है तो क्या कहलाएगी? UCR। और यदि घंटी बजाने पर लार आ रही है तो CR। ये इस टर्म को समझे। अनुबंधित उद्दीपक क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन घंटी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमारे सूचना तकनीकी के जो 5 प्रश्न है महत्वपूर्ण, उसको देखते हैं। हाल ही में प्रदेश में कौन से जिले में 8 जनवरी 2023 को युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ? तो इसको आपको याद में रखना है। ये किसमें आयोजित किया जाता है? कोटा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अभियान में सिलोसेसिस कैरियर एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेसरी इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? वो आंसर हो जाएगा हमारा नागौर। नागौर को सिलोसेसिस केयर के लिए अवार्ड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली किससे संबंधित है? तो 10 जनवरी 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू की गई है। सही बात है। RPSC ने अलग अलग भर्ती आवेदन में बार बार सूचनाएं भरने की आवश्यकता नहीं होगी, यह भी इससे संबंधित है। अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन SSO ID से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के बाद कर सकेंगे। आप जब भी एग्जाम फॉर्म भरने जाते हो, अब आपके सामने बार बार किसी भी चीज को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। एक टाइम आपने सारी चीजें डॉक्यूमेंट अपलोड कर दी है तो डायरेक्टली ही वो अपना स्कैन कर लेता है। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली यानी टेक्निकल से संबंधित है। उपयुक्त सभी इसमें क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लूटूथ है वायरलेस लैन प्रोटोकॉल, शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल। तो इसमें जो ब्लूटूथ क्या है? शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या है? बिल्कुल सही है।
आज का जो हमारा सेशन है वह इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।